अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूहु वलियक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल इला आखिरिल आया सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मूकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि वक़ाल हुम सवा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शेयर बाज़ार के मसाइल में कोई अलग तो है नहीं, वही किताबों में है, वही कुरान और सुन्नत से निकले हुए हैं। तो उसको इस तरीके से बयान करूँगा कि आपके दूसरी चीज़ों में भी इंशाल्लाह ये चीज़ आपको फ़ायदा दे। ठीक है, तो शेयर बाज़ार और स्टॉक मार्केट आपको अगर इसका पता ना हो तो ये कोविड से पहले ऐसा था कि बहुत कम लोग इससे जुड़े हुए थे, लेकिन कोरोना में लॉकडाउन में बैठे रहने का मौका आया तो क्या करें बैठे बैठे। क्या मैं तो बैठे बैठे निवड़ा कंटाल गया हूँ, कुछ धंधा भी नहीं है। और दूसरा कहता है कि अरे क्या धंधा नहीं है, मैं तो बैठे बैठे इतना कमाता हूँ मोबाइल में रोज़। तो ऐसा करके एक का चेक दूसरे को लगा, दूसरे का 10 को लगा, बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट का काम करते होंगे। और पिछले 2-3 सालों में तो बहुत आंकड़े बढ़ गए। तो हमारे भारत का स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये जो शेयर बाज़ार है इसमें पैसे लगाने का मतलब क्या है और इस्लामी एतबार से बंदा इसमें पैसे लगाएगा तो उसको किन चीज़ों का ख्याल करना है, वो चीज़ें मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। देखिए, यूँ नॉर्मल लाइफ में शेयर बाज़ार को छोड़कर हम नॉर्मल लाइफ में कोई किसी दूसरे के साथ इन्वेस्टमेंट करता है, पार्टनरशिप पर पैसे देता है, तो वो कैसे देता है मैं उसको मिसाल के ज़रिए से समझाता हूँ। जैसे ये हाफिज़ साहब है, ये हाफिज़ साहब मेरे पास आए और मुझे कहते हैं कि भाई मुफ्ती साहब તમારા જોડે 10 લાખ રૂપિયા છે, હું એક ધંધામાં લગાવું અને તમને નફો કરીને આપીશ। तो आप बताओ मेरा सबसे पहला सवाल क्या होगा? जी जी धंधा क्या है, कारोबार क्या करोगे, पहला सवाल यही होगा ना। इन्होंने कहा कि 10 लाख रुपया आपो मैंने वो धंधा में रोकूँ छू ने नफो करीने तमने आपीश। तो पहला क्या पूछूंगा, भाई तू धंधा क्या करेगा? वो कहता है कि मैं इंश्योरेंस की पॉलिसियाँ बेचूंगा। तब मैं क्या करूँगा? क्या ना, ये तो मैंने तालीम में सुना हुआ है कि भाई सही नहीं है, नहीं करने का, यही होगा। और ये हाफिज़ साहब मेरे को ऐसा कहते हैं कि मारा फुटवेयर में धंधो से मारा जोड़े बहुत सरस लाइन है, अपना आ जगह पर एक शोरूम करशो ने तो बहुत सरस चाल से इन्होंने कारोबार बताया कि भाई फुटवेयर का धंधा है। तो थोड़ा बहुत इरादा बना कि ना भाई हाँ હવે આગળ સિસ્ટમ કઈ રીતની છે, નફો કઈ રીતે આપશો, શું કરશો, ये सब बातें बाद में आए। तो ऐसे ही शेयर बाज़ार में जो शेयर होते हैं मार्केट में जिसको हम ख़रीदते हैं तो वो भी किसी न किसी कंपनी के हिस्से होते हैं, पार्टनरशिप होती है किसी कंपनी की। मैंने 1000 रुपये के कोई शेयर ख़रीदे, जैसे मैंने टाटा मोटर्स के 2 शेयर ख़रीदे सिर्फ, तो टाटा मोटर्स में इतनी छोटी सी मेरी पार्टनरशिप हो जाएगी 2 शेयर के साथ। तो इसलिए शेयर बाज़ार में पैसे लगाने के लिए सबसे पहली शर्त ये है और सबसे पहले ख्याल करने वाली बात यह है कि जिस कंपनी में हम पैसे लगा रहे हैं उस कंपनी का बुनियादी कारोबार जायज़ और हलाल होना चाहिए। कंपनी का बेसिक बिजनेस ही गलत है तो उसमें पैसे लगाना ईमान वाले के लिए जायज़ ही नहीं है, चाहे कितनी अच्छी कंपनी हो। कारोबार ही गलत है तो हमसे कोई लेना देना नहीं है उससे। जैसे मिसाल के तौर पर कि बैंकिंग की कंपनी है, HDFC के शेयर है,
ICICI के शेयर, तो हमारे लेने देने के, तो उसका तो काम ही सूद का है, सूद लेना न देना उसका काम है उसका, तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। हम उसमें पैसे लगा रहे हैं, उसका मतलब हम भी वो सूद का काम कर रहे हैं। ऐसे ही इंश्योरेंस की कंपनी है, उसके शेयर हम खरीद नहीं सकते। लिकर प्रोडक्ट्स, शराब और अल्कोहल बनाने वाली कंपनियां, इनके शेयर हम नहीं खरीद सकते। फिल्म इंडस्ट्री की कंपनियां हैं, फिल्मों का बजट करोड़ों में होने लगा, तो वो भी अब क्या करते हैं कि लोगों के पास से पैसे लेके लगाते हैं। तो फिल्म की कोई कंपनी है, उसके शेयर भी है मार्केट में, तो वो शेयर हमारे काम के लिए चाहे कितना भी फायदा दे दे। इसी तरीके से हथियार बनाने वाली कंपनियां, वेपन्स बनाने वाली कंपनियां, उसके शेयर भी जायज़ नहीं। ये मौलवी साहब देख रहे हैं ऐसा कि हथियार में शो वादा हो, हथियार में क्या वादा है? हथियार बनाने वाली कंपनियों के शेयर खरीदना इसलिए सही नहीं है कि आम तौर से हथियार बनाने वाली कंपनियां अपने हथियार जालिमों के हाथ में फरोख्त कर रही है, और जालिम इसके नतीजे में और ज़्यादा जुल्म कर रहा है। जैसे ये मना किया जा रहा है ना कि भाई फलानी कंपनी की प्रोडक्ट्स मत खरीदो, क्यों? इसलिए कि उससे जालिमों के हाथ मजबूत होते हैं। ऐसे ही वेपन्स बनाने वाली कंपनियां, इसके शेयर हम नहीं खरीद सकते। इसी तरीके से शक्कर जो होती है ना, शक्कर बनाने वाली कंपनी के शेयर भी नहीं खरीद सकते। आप कहोगे मौलवी साहब शक्कर बंद थी कैसे, तो चाह के भी देते पीछे। शुगर बनाने वाली कंपनियों के शेयर इसलिए नहीं खरीद सकते कि शक्कर किस चीज़ से बनती है जी? शेरड़ी। तो शेरड़ी से शक्कर बन जाती है, उसके बाद उसका भूसा कहाँ जाता है? तापड़ी थोड़ी करते हैं कंपनी वाले कि लगाओ ठंडी है तापड़ी करके। ये जो भूसा होता है ना, भूसा उसका, बहुत सारी शुगर फैक्ट्रियाँ तो वो है कि जिसने खुद अपना छोटा सा वेंचर लगाया हुआ है, इस भूसे को इस्तेमाल करके अल्कोहल बनाया है, या फिर शुगर कंपनी इसको लेके अल्कोहल बनाने वाले को बेच देते हैं भूसा, उससे अल्कोहल बनता है। अब बताओ शुगर फैक्ट्री के शेयर खरीद सकते हैं? तो पहले नंबर की चीज़ हमें ये देखना है, जिस कंपनी के हम शेयर खरीद रहे हैं उसका बुनियादी तौर पर कारोबार जायज़ और हलाल होना चाहिए। कारोबार जायज़ ही नहीं है तो हमारे मतलब की नहीं होगा। दूसरे नंबर की चीज़ ये है कि कंपनी का बुनियादी कारोबार तो जायज़ है, लेकिन कंपनी ने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट सेफ्टी की नीयत से किसी गलत चीज़ में लगाया है। जैसे कंपनियां क्या करती है कि सारा माल एक कारोबार में धोख नहीं देती, 15%, 20%, 10% ऐसा, या तो FD करा देती है बैंक में डिपॉजिट, और उसका इंटरेस्ट जो है ना उसको भी प्रॉफिट में शामिल कर देती है। या कभी पैसा लगाया हुआ है कंपनी कपड़े बनाने की कंपनी, लेकिन थोड़ा सा पैसा उसने बैंकिंग में लगा दिया। वो इसलिए लगाते हैं कि कभी ये कपड़े वाले सेगमेंट में मंदी आ रही है तो उस वक्त उधर से आने वाला प्रॉफिट ये अपने शेयर होल्डरों को जोड़ के रखेगा। तो ऐसी बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है। जो बिजनेस वाला बंदा होता है वो सारा माल एक जगह नहीं लगाता, वो अलग अलग जगह पर लगाता है ताकि ये लाइन बंद हो तो उसमें से अपना चलता रहे, इधर बंद हो तो उधर से चलता रहे। तो है कंपनी का बुनियादी कारोबार जायज़ चीज़ का, लेकिन थोड़ा सा पैसा उसने गलत चीज़ में लगाया हुआ, तो वो जो थोड़ा सा लगाया है वो थोड़ा सा टोटल कंपनी के 33% से कम होना चाहिए। 33% से ज़्यादा है तो वो थोड़ा नहीं है, वो ज़्यादा है। समझा कि भाई जैसे मिसाल के तौर पर, मैं मिसाल समझाने के लिए कह रहा हूँ कि एक कंपनी है बाटा, जूते बनाने की कंपनी है। तो उसने ऐसा किया, ये सिर्फ मिसाल समझा रहा हूँ, ओरिजिनल कंपनी की क्या सिचुएशन है मैं नहीं जानता हूँ, आपको मिसाल बता रहा हूँ कि कंपनी का मेन काम तो जूते बनाने का है,
लेकिन 25% उसने अपना जो है ये लगाया हुआ है बैंकिंग के अंदर, ताकि उसमें से आने वाला प्रॉफिट भी अपने शेयर होल्डरों को दिया जाएगा। तो ये 33% से कम है। तो 33% से कम है तो दूसरी शर्त हमारी फुलफिल हुई। आगे और बाकी है चीज़ें, लेकिन बाटा ने ऐसा किया कि जूते में खाली 60% रोका है, 40% उठा के बैंक में डाल दिया। तो फिर अब इसके शेयर हम खरीद ही नहीं सकते। आगे की चीज़ हमारे लिए आएगी नहीं, यहाँ से बंद। तो दूसरी शर्त यह है कि जिस कंपनी का हम शेयर खरीद रहे हैं उसका बुनियादी कारोबार तो जायज़ था, और उसने गलत काम में अगर पैसा लगाया हुआ है तो 33% से कम होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि ये जो गलत काम वाली कंपनी में थोड़ा सा पैसा कंपनी ने लगाया है, 5, 10, 15%, 20% लगाया है, तो उसका जो प्रॉफिट आ रहा है वो इस कंपनी के टोटल प्रॉफिट के 5% से कम होना चाहिए। जैसे मिसाल हमने बाटा की ली कि बाटा ने 75% तो जूते में लगाया है और 25% लगाया था बैंक में, और बैंक में जो 25% लगाया है उसमें से आने वाला प्रॉफिट, ये जूते वाली टोटल कंपनी का जो प्रॉफिट हो रहा है उसके 7% बन रहा है। तो अब भी हम इसके शेयर नहीं खरीद सकते। समझा? ये आने वाला प्रॉफिट टोटल कंपनी के 5% से कम होना चाहिए, तो हमारे लिए इसके शेयर खरीदना जायज़ हो सकता है। और चौथी शर्त ये है कि ये जो 5% से कम नॉन हलाल इनकम आ रही है हमारे पास, कंपनी में जो लगाया था उसका 4% टोटल कंपनी का गलत काम में से प्रॉफिट आ रहा है, तो ये जो 4% गलत नॉन हलाल प्रॉफिट आया है, जब इस शेयर का फ़ायदा हमको मिलेगा या हम शेयर बेच रहे हैं, डिविडेंड हमारे पास आ रहा है, तो हम इतना % चेक करके उतना पैसा हमें सदका कर देना पड़ेगा जो हमारे पास नॉन हलाल और नाजायज़ आमदनी आ रही। तो ये 4 शर्तें हुई। 5वीं, ये 4 होगी तो शेयर खरीदना जायज़ है। 5वीं चीज़ कि बहुत सारी कंपनी ऐसी है कि जिन्होंने लोन ली हुई है, चाहे बैंकों से लिए, चाहे हुकूमत से लिए, कि चाहे प्राइवेट सेक्टर से लिए, कि कहीं से भी लिए, लोन ली हुई है, सूद वाली लोन। तो सूद वाली लोन उसका ये जो कर्जा है ये 33% से कम हो तो हम उसके शेयर खरीद सकते हैं। सूद वाला कर्जा 33% से बढ़ गया उसका, तो हम खरीद नहीं सकते। तो ये 5 शर्तें तो शेयर बाज़ार में एंट्री के लिए। उसके बाद फिर आगे अब शेयर बेचे तो कैसे